फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफर अचीवर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सीरीज इंटर ज्योग्राफी जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें पिछले क्लासेस में हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में जाने, उसके संगठन, उसके संरचना से बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। इसी सीरीज में उसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ आज प्रैक्टिस करेंगे अपने एटमॉस्फेयर स्टडी में, ठीक है। और करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस अपने पार्ट 2 में। क्लियर? और अपने मूल मंत्र स्मॉल स्टेप्स एवरीडे के साथ, ठीक है, शुरू करते हैं आज के क्लास को। पिछले क्लासेस में हम लोग वायुमंडल के बारे में जाना कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैसों का एक आवरण है, यानी कि ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसके चारों ओर क्या है, गैसों का आवरण है। यह आवरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी हर चीज को अपने ओर खींचती है ना। तो वही वायुमंडल में के आवरण में फैली विभिन्न गैसों के सम्मिश्रण को भी वो बैलेंस कौन बना के रखा है, तो पृथ्वी का अंदर का गुरुत्वाकर्षण, है ना। इसके द्वारा ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो यहाँ भी अन्य ग्रहों की भांति जीवन संभव नहीं होता, ठीक है। और हम लोग अपने स्टडी के सुविधा के लिए इसको विभिन्न मंडलों में बांट दिए हैं, ठीक है, इस तरीके से। यही हम लोग पिछले क्लासेस में देखा। हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सा मंडल है। क्षोभ मंडल, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग अपने प्यारे पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, ऐसे जहां गैसों का आवरण है, यही ना पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे। और कौन कौन से मंडल हैं उसके नाम देखिए लगातार लिखे हुए हैं इस वायुमंडल के स्टडी में, ठीक है। देख लेते हैं, एक बार फिर से याद कर लेते हैं अपने सारे वायुमंडल के मंडलों को। तो पहला है ट्रोपोस्फेयर, जिसको कि नाम दिया गया क्षोभ मंडल। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको नाम दिया गया समताप मंडल। यहाँ पे पिछले क्लासेस में हम बताए थे ना कि यही स्ट्रेटोस्फेयर जो है, जिसको समताप मंडल कहते हैं, ये जेट विमान या किसी भी विमान के उड़ने का सबसे सही स्थान है या सही मंडल है। और ये ठीक जो बीच में है, देख रहे हैं ना, दो ऊपर दो नीचे के भी बीच में, इसको मेसोस्फेयर कहा गया, मध्यमंडल। फिर थर्मोस्फेयर, जिसको कि आयन मंडल भी कहा जाता है। और सबसे आखिर में एक्सोस्फेयर, मतलब बाहर का मंडल, बहिर्मंडल। क्लियर? अब हम लोग आज अपने पार्ट 2 के क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ अपने क्लास को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि धरती है ऐसे, धरती के चारों ओर विभिन्न गैसों का आवरण है, ठीक है ना। पहले पढ़े हैं ना कि ये पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तरीके के गैस हैं। तो इसमें ऑक्सीजन का मात्रा सबसे ज़्यादा है, ऑर्गन का मात्रा सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन का मात्रा सबसे ज़्यादा है, या कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा सबसे ज़्यादा है? सोच के बताएं। यहाँ नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। एक चार्ट भी पिछले क्लासेस में दिए थे। अगर पिछले क्लासेस को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर से उस क्लासेस को 20 या 22 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर देख लेंगे। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले क्लास का लिंक जरूर रहेगा, उसमें जाकर जरूर उस क्लास को भी देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला परत कौन सा होता है? क्षोभ मंडल, जो धरती से ऊपर की ओर हम लोग निकलते हैं। तो जो पहला मंडल होता है वो सारा मानव के लिए, क्योंकि सबसे धरती पर मानव है और सबसे ज्यादा कौन प्रभावित कर रहा है, तो पहला ही मंडल, क्योंकि पहले ही मंडल पर मौसम से संबंधित, जलवायु से संबंधित सारे चीज सबसे ज्यादा कारगर हैं। बिजली का चमकना, पानी का बरसना, हवा का चलना,
मतलब हर चीज कहाँ हो रहा है, पहले मंडल पर हो रहा है, जिसका परिणाम क्या हो रहा है, इसका परिणाम ये हो रहा है कि मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जा रहा है कौन सा मंडल, पहला मंडल। सर अब आप बोलेंगे कि मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है कि पहला मंडल कौन है, तो फिर से याद कर लीजिए कि पहला मंडल कौन सा है, क्षोभ मंडल है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार फिर से उस चार्ट को इस क्लास में भी हम दिखा देते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है और सबसे कम कौन सा गैस है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है, नाइट्रोजन। और कितना है, नाइट्रोजन कितना है, 78.08%। क्लियर। उसी तरीके से सेकंड नंबर पर है ऑक्सीजन, क्या है सेकंड नंबर पर, देखिए ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस में भी आएगा कि बढ़ते क्रम में ऐसे आ सकता है ना कि गैसों के आवरण को बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में पूछ सकता है। तो सबसे कम कौन सा है, देख रहे हैं हाइड्रोजन। ठीक है, 0.00005% सबसे कम हाइड्रोजन। तो इस तरीके के भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना होगा। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में भी पूछा जाता है गैस को। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इससे बड़े से बड़े एग्जामिनेशन में जाइएगा या छोटे से छोटे एग्जामिनेशन में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको क्या करना है, रट जाना है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है, गैस से संबंधित है, जलवाष्प से संबंधित है, धूल कण से संबंधित है, या उल्कापात से संबंधित है। यस सर, याद आ रहा है सबको, धूल कण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, इसको हम पिछले क्लास में बोले थे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद आ रहा होगा तो जल्दी से बताएं। 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य हो जाता है ऑक्सीजन, कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य हो जाता है, कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य हो जाता है, या 150 किलोमीटर मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन गायब हो जाता है। तो ये 120 किलोमीटर के ऊंचाई को माना गया है कि उसके बाद बढ़ते हैं ना तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगता है। ठीक है, वैसे भी कभी किसी पहाड़ पे चढ़ाई कीजिएगा ना, तो जैसे जैसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर हो जाइएगा तो देखिएगा कि हम लोगों को हांफ पड़ने लगता है, हम लोग को सांस जल्दी जल्दी लगने लगता है, हम लोग को लगता है कि थक गए। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कुछ कुछ कम होते जाता है, और 120 किलोमीटर पर तो बिल्कुल ही खत्म जैसा हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। आज के क्वेश्चन में जो रिपीट क्वेश्चन होगा तो समझ जाइएगा कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको प्रैक्टिस सेशन में बार बार रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐसा गैस है जो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और पार्थिव विकिरण के लिए क्या है, अपारदर्शी है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, सबसे निचली परत पूछ रहा है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, या आयन मंडल है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये हम लोगों का पृथ्वी है ना, तो सबसे नीचे कौन पड़ेगा, जो सबसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले जो पड़ेगा ना मंडल वही ना पड़ेगा सबसे ऊपर। और प्रश्न में क्या कहा है कि वायुमंडल में सबसे निचली परत, तो अगर हम लोग यहाँ धरती है और धरती से निकलकर ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, ये धरती है यहाँ और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो ये पहला परत जो होगा वही ऊपर से आने वाला सारा परतों का सबसे
निचला परत होगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए किया है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो पृथ्वी के ऊपर का जो पहला परत होगा वही वायुमंडल का सबसे निचला परत होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर पहला मंडल। सातवां, ओजोन मंडल वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? मध्य मंडल में, समताप मंडल में? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? मध्य मंडल में, समताप मंडल को या आयन मंडल को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद आ गया? हाँ, समताप मंडल को देखा गया है कि वहां ओजोन मंडल पाया जाता है। सोच के बताइए तो ओजोन मंडल कौन सी किरण को धरती से, धरती में आने से रोकती है, जो हम लोग के, मानव लोग के लिए बहुत ही अच्छा है? सोच के बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न, क्षोभ मंडल यानी कि पहला मंडल में ऊंचाई पर जाने पर किस दर से तापमान में कमी आ जाती है? ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, किस ऊंचाई पर तापमान में कमी आती है? प्रति 200 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति 160 मीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री सेल्सियस। कितना? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जब जैसे जैसे बढ़ते हैं, 1 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटते जाता है ना? समझ में आया? ये धरती और हम लोग ऊपर जा रहे हैं क्षोभ मंडल में, पहला मंडल में। तो क्या 165 मीटर जब ऊंचाई पे जाते हैं ना, मान लीजिए यहां पर 165 मीटर है, ठीक है? कहां पर? इतने ऊंचाई पर 100, कितना लिखा है? 165, ठीक है? क्या मीटर? इतने ऊंचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। ये रटने वाला है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको रट जाना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, बराबर रहता है? इनमें से कोई नहीं। तो बस तुरंत से पिछले क्वेश्चन को याद करना है कि भाई 165 मीटर ऊंचाई जाने पर क्षोभ मंडल में 1 डिग्री तापमान क्या होता है? घट जाता है। देखिए उसी से प्रश्न बन गया है। विद्युत आवेशित कण किस मंडल में पाए जाते हैं? तो एकदम वेरी सिंपल, ये आयन मंडल में पाए जाते हैं। यहीं से रेडियो तरंग ऊपर धरती से निकलता है। हम लोग जो रेडियो सुनते हैं ना, इसी तरंग, ये रेडियो तरंग जो है ना, इसी मंडल से टकराकर हम लोग के धरती पर वापस आता है। तो दिल्ली में, रांची में, पटना में, कहीं भी रेडियो का स्टेशन है, वो पहले भेजता है अपने तरंग को कहाँ? आयन मंडल में। और उस मंडल से रिफ्लेक्ट होकर धरती के उसके दायरे में लोग दूर दूर बैठे हुए अपने रेडियो को सुन पाते हैं। तो वो कहाँ से टकरा कर वापस आता है? आयन मंडल से। कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है? देखिए पहले जो क्वेश्चन में पूछे थे समताप मंडल में, वो कौन सा गैस है? तो ओजोन गैस है। ये पराबैंगनी किरणों को, किस किरण को बोले थे? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करते हैं। ये पराबैंगनी किरण जो है ना, ये इतना पॉइजन ये किरण है जिससे कि धरती, ओजोन का लेयर जो बढ़ रहा है, होल, उससे धरती
इतना ज़्यादा तप रहा है। अगर ये पूरी तरीके से धरती पर आता और ओज़ोन इसको बीच में नहीं रोकता, तो यहाँ जीवन ही संभव नहीं था। शुरू में तो लोग अंधे होने लगते इस किरण से, और उसके बाद सब टप 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 मरने लगते। तो ये पराबैंगनी किरण को याद रखना है कि कौन सा गैस इसको अवशोषित कर रहा है रास्ते में, ओजोन। और ओजोन कहाँ पर है, किस मंडल में, समताप मंडल में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक कहां पर है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है ना। विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर, विषुवत यह शीतोष्ण प्रदेश पर, या कर्क रेखा पर। तो जिन बच्चों को, जिन मास्टर को ये याद ही नहीं होगा कि कर्क रेखा कहाँ है, विषुवत सबसे बीच में जो धरती को दो बराबर भागों में बांट रही है, ये क्या है, 0 डिग्री पे ये विषुवत रेखा है। ठीक है। पोल कहाँ है, ध्रुव कहाँ है, ध्रुव है यहाँ और ध्रुव है यहाँ। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न पूछता है कि क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक कहाँ पर है, विषुवत में। और एक ऑप्शन क्या पूछा है, देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, यहाँ ऊपर उत्तर की ओर और नीचे दक्षिण की ओर। क्लियर। अब इस प्रश्न में क्षोभ मंडल का मोटाई सबसे अधिक कहां पर है, तो विषुवत रेखा प्रदेश में, यानी कि सबसे अधिक मोटाई विषुवत रेखा पर है ना। ऐसे याद करेंगे हम लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है, उस चार्ट को याद करना है और फट से इसका आंसर देना है कि 78%। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन ही पाया जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। तो पहले भी बता चुके कि ये कौन सी मंडल है, पहला मंडल क्षोभ मंडल, क्योंकि धरती के जस्ट ऊपर में जो मंडल पड़ेगा वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए होगा। ठीक है। तो और पहला मंडल कौन है, तो ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती हैं। अभी जस्ट बताए कि बिजली कहाँ चमकता है, आंधी तूफान कहाँ चलता है, धरती के जस्ट ऊपर। और धरती के जस्ट ऊपर कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल है। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये प्रश्न में ही उत्तर है। हम लोग क्या लेते हैं, चलिए सोच के बताइए, हम लोग कौन सी गैस को लेते हैं। हाँ हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा। नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हाँ ऑक्सीजन लेते हैं, O2 जब कोरोना फैला था तो ऑक्सीजन ही कमी हो रहा था। इसलिए भैया सब कोई सचेत हों और अपने जीवन में एक एक वृक्ष जरूर लगाएं। अपने जीवन काल में अगर एक नियम बना लेना चाहिए हम लोगों को कि अपने हर बर्थडे पे या अपने हर बड़े ओकेजन पर, अपने कहीं पर भी एक पेड़ को हम लोग लगाएं, क्योंकि ये ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है। बस ये कितना ज़रूरी है, कोरोना का फेज जो हम लोग याद करेंगे तो ये ऑक्सीजन का मात्रा जो घट रहा है, लोग सिर्फ कंक्रीट के घर बना रहे हैं, पेड़ पौधा को काट काट के रोड बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, शहर बसा रहे हैं। इससे जीवन बहुत बहुत ही खराब होने वाला है। इसलिए कसम खाएं इस चैनल के साथ कि हम लोग अपने हर बर्थडे में एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। देखते हैं कौन कौन प्रॉमिस करता है कि हम लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। तो पिछले ही कुछ प्रश्न में बता दिए, आयन मंडल से रेडियो तरंग परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में वायु की सघनता सबसे अधिक होती है। किसकी, वायु की सघनता, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, या बहिर्मंडल में। तो वायु कहाँ चलेगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि पहले मंडल में सारा मौसमी एक्टिविटीज होगा, तो वायु कहाँ चलेगा, वायुमंडल के क्षोभ मंडल में ही चलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है। विरल मतलब बहुत कम। क्षोभ मंडल में, बहिर्मंडल में, आयन मंडल में, मध्य मंडल में। तो सबसे बाहर का जो मंडल है, यहाँ पर हवा बिल्कुल नगण्य हो जाता है, खत्म जैसा हो जाता है। ठीक है।
निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है? पिछली क्लास में पूरे ग्रीन हाउस को हम बताए हैं। अच्छा चलिए आज भी बता देंगे। बताइए, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन। तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस से क्या हो रहा है? धरती का ताप बढ़ रहा है और ताप को प्रभावित करने वाला सबसे अहम गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। भैया इसी को रोकना है हम लोगों को इस धरती पर, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने से रोकना है। इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना एक सबसे आसान और सिंपल तरीका हम लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो सब कोई आज इस क्लास के साथ कसम खा रहे हैं कि हर लोग जो इस क्लास को देखेंगे एक वृक्ष अपने जीवन में तो जरूर लगाएंगे, और अगर संभव हुआ तो हर बर्थडे में जरूर एक वृक्ष लगाएंगे। इस वादा के साथ चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन कौन सी है? जो कोयला, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो हम लोग सब जानते हैं कि धरती के अंदर जब पेड़ पौधा धंसता है और उसमें सड़ जाता है सौों साल में, तो ये क्या बन जाता है? कोयला। और कोयला का तब उससे सीधा संबंध किससे हो गया? जीवाश्म से हो गया। और कोयला क्या है? एक ईंधन है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा कोयला। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। तो यहां पर सिंपल बोल रहा है कि ये धरती, और धरती के सबसे बाहर का मंडल है ना, ये नहीं कि सबसे अंदर का। तो पहला तो हम लोग देख लिए क्या है? क्षोभ मंडल। दूसरा क्या है? समताप मंडल। तीसरा क्या है? मेसोस्फेयर, मतलब मध्यमंडल। तो सबसे लास्ट में कौन सा होगा? याद आ गया, याद आ गया सर, तो बहिर्मंडल होगा, बाहरी मंडल है ना। अगला प्रश्न, पर वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को क्या कहा जाता है? सबसे छोटे काल में क्या होता है? पर्यावरण? नहीं। मौसम? यस। जलवायु? नहीं। इनमें से सभी, ये गलत है। सबसे छोटे समय के लिए मौसम होता है ना। सिंपल बात से समझने का कोशिश कीजिए। हम लोग सुबह उठे, स्कूल कॉलेजेस के लिए जाना है और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? आज का जलवायु खराब है, क्या बोलते हैं? बचपन से सुनते आ रहे हैं, अरे यार आज का मौसम बड़ा खराब है। अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहीं घूमने निकल गए, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, तो क्या कहते हैं कि हाँ आज क्या मौसम है। तो मौसम अल्पकालिक होता है, जैसे तोता मैना की कहानी। ठीक है, ये सब अल्पकालिक होता है भैया, इस सब में मत फंसिएगा। ठीक है, मौसम क्लियर हो गया। इश्क मोहब्बत से हम रिलेट किए, ये हमेशा शॉर्ट टर्म होता है ना। इसलिए लॉन्ग टर्म क्या होता है उस पे जाना है। मौसम बदलते रहता है, मतलब मौसम अल्पकालिक होता है। चलिए बहुत हंसी मजाक हो गया, आगे बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन पे। क्षोभ सीमा किन दो परतों को अलग करती है? समताप मंडल एवं मध्य मंडल को, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल को, समताप मंडल एवं मध्य मंडल को, मध्य मंडल एवं आयन मंडल को। तो क्षोभ सीमा कहाँ होगा? क्षोभ से रिलेटेड सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये आंसर ही मिल जा रहा है कि जो क्षोभ से संबंधित होगा, और क्षोभ के जस्ट बाद कौन सा मंडल है? समताप मंडल है। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए यहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहला मंडल कौन सा है? पहला मंडल है क्षोभ मंडल। दूसरा मंडल कौन सा है? दूसरा मंडल है समताप मंडल। इन दो, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं? पहला मंडल को, क्षोभ मंडल को हम लोग टी बोलते हैं, चलिए। और दूसरे मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, यानी कि समताप मंडल। और ये बीच का जो मंडल हुआ ना, जो सीमा हुआ, दोनों के बीच में एक लेयर बना, इसी को कहते हैं क्षोभ सीमा। मतलब
ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच के सीमा को हम क्या कहेंगे? ट्रोपोपाउस। अगर क्षोभ सीमा को अंग्रेजी में पूछा जाएगा तो यह होगा ट्रोपोपाउस, है ना, यानी कि क्षोभ सीमा। क्लियर? अक्षोभ सीमा कहाँ होगा? इन क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य वाली सीमा को हम लोग क्या कहेंगे? इसको, ये है क्षोभ सीमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, मौसम की औसत दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु, वातावरण, मौसम, इनमें से सभी। तो मौसम की औसत दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु। एक मौसम एक लंबा समय तक कहीं हो गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रेम, अगर प्रेम विवाह में बदल गया तो उसको हम क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। माने मौसम क्षणिक से एक लंबे लॉन्ग टर्म के लिए बन गया। ठीक है, थोड़ा सा हंसी मजाक होना चाहिए, माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गैस के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन। हाँ, बिल्कुल सही, सही कहा। हंसी मजाक करने से अगर हम लोग अपने स्टडी को रिलेट कर पाते हैं तो क्या होता है, उसको याद रखना आसान होता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किस गैस के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, इसको हम लोग को रोकना है क्योंकि इसी से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पूरी धरती गर्म हो रही है ना। तो इसके आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है, किसके? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा घटती है, बढ़ती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो विषुवत रेखा कौन है? पृथ्वी के ठीक मध्य में। और पोलर की ओर मतलब ऊपर या नीचे की ओर जा रहे हैं तो क्या घट रहा है कि बढ़ रहा है? पूछ रहा है जलवाष्प के बारे में। किसके बारे में? जलवाष्प के बारे में। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाते हैं तो जलवाष्प घटता जाता है। अगला प्रश्न है, धूल कणों का सबसे अधिक जमाव निम्न में से किन प्रदेशों में होता है? विषुवत रेखीय प्रदेशों में, ध्रुवीय प्रदेशों में, उष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेशों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो धूल कण है ना, वो विषुवत रेखा के बाद उष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। औसत पूछ रहा है। ऐसे तो 18 किलोमीटर तक ऊंचा तक भी माना गया है कि क्षोभ मंडल होता है, लेकिन औसतन अगर करेंगे तो ये 13 किलोमीटर है ना। अगला प्रश्न है 30 क्वेश्चन, मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है, कमी होने लगती है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य मंडल में क्या होने लगता है? तापमान घटने लग जाता है, कमी होने लग जाता है। ठीक है, आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है, कमी होने लगती है, समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आयन मंडल में क्या होता है? जब बढ़ते हैं तो तापमान लगातार बढ़ने लग जाता है ना। जिसलिए इसको क्या, आगे बढ़ने पर क्या कहा गया है? थर्मोस्फेयर। उससे इसको याद रख लेंगे, है ना। 32 क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर से पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं? तो ये तो फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आयन मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे आर्द्रता ग्राही केंद्र कहते हैं? क्या? आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता क्या होता है? जिसमें नमीपन हो। धूलकण, जलवाष्प, गैसें, इनमें से कोई नहीं। तो आर्द्रता ग्राही कौन होता है? छक्किएगा नहीं, इसको धूलकण से लिखिएगा। आर्द्र आर्द्र करने से ना लगेगा कि जलवाष्प आंसर होगा, लेकिन नहीं। धूलकण जो है वो आर्द्रता ग्राही होता है, माने आर्द्रता को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है किसको? पहला मंडल को, क्षोभ मंडल को।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तथा समुद्र जल तल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, बढ़ता है, बराबर रहता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे बस कंफ्यूज करने के लिए विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर तथा समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान, है ना। मंडल तो धरती पर स्थल भाग में भी है, जल भाग में भी है। तो हम लोग को यहाँ मैंने क्या है, प्रैक्टिकली ये पूछ रहा है, क्षोभ विषुवत रेखा से ध्रुव की जाने पर ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है। क्षोभ मंडल वाला याद रखेंगे, 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, हीलियम। इस क्वेश्चन को रिपीट हम इसलिए किए हैं कि आप लोग को याद करना है। ये 8 गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, इसको एकदम रट जाना है। तो इसमें मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, और बाकी देख रहे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ नहीं है 8 में, ठीक है। और इसको ग्रीन हाउस गैस के बारे में, और ये कौन कौन ग्रीन हाउस है, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस स्लाइड को भी आप लोग फिर से नोट कर लीजिएगा अगर पिछले क्लासेस में नोट नहीं किए हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान के तापमान के बढ़ने पर वहां का वायु दाब निम्न में से क्या होगा। 36 लगता है रिपीट हो गया, इसको 37 बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस नंबरिंग से हम लोग को क्या मतलब है, हम लोग को तो क्वेश्चन से मतलब है। तो बढ़ेगा, कम होगा, समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो किसी स्थान के तापमान के बढ़ने पर वहां का वायु दाब कम हो जाता है। ये इंटरेस्टिंग चीज है, इसको याद कर लेना है। कोई भी स्थान, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ताप के बढ़ने से, क्या चीज, ताप के बढ़ने से वायु दाब घट जाता है। ये मॉनसून का जो पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें हम लोग को ये बहुत काम आया था। इसके ठीक विपरीत, जब वायु दाब बढ़ जाता है तो तापमान निश्चित तौर पर घटा रहता है। यही कारण है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। याद आ रहा है। जब तापमान बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, ठीक है। और जब प्रेशर बढ़ता है तो तापमान घटता है। इस चीज को याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट मॉनसून का जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग सॉल्व, तो ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। 45 मिनट में लगता है क्लास खत्म नहीं हो पाएगा, जल्दी जल्दी थोड़ा किया जाए ना। अगला क्वेश्चन है 37, पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है। वर्षा, आर्द्रता, संघनन, वायु दाब में भिन्नता। तो देखिए पिछले ही क्वेश्चन से ये हुआ ना कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है, ठीक है। तो पवन का सीधा संबंध किससे हो गया, पवन का सीधा संबंध हो गया वायु दाब से। और वायु दाब जो है हमेशा, बताए, हाई प्रेशर से, ये याद कर लीजिएगा, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलवाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। संघनन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, वर्षा कहते हैं। इसमें इस सब सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखिए एक्चुअली में क्या कहते हैं, संघनन हो गया है। क्या हो गया है, संघनन। तो इसका आंसर क्या होगा, संघनन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, जो स्थान समुद्र के नजदीक रहते हैं उनकी जलवायु कैसी रहती है। समुद्र, समुद्र मतलब क्या है, पानी पानी है, तो सम रहता है, विषम रहता है, आर्द्र रहता है, शुष्क रहता है। तो ये सम रहता है। याद करने लायक ये क्वेश्चन है, ठीक है। कभी भी आर्द्रता, विषम, शुष्क तो हो ही नहीं सकता है, विषम भी हो नहीं सकता है। आर्द्र
लगता है कि आर्द्र होगा, लेकिन नहीं। जो स्थान समुद्र के नजदीक है उसकी जलवायु कैसी रहती है? सम रहती है। आखिरी क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा पर्वत शीत ऋतु में मध्य एशिया की ओर से आने वाली शीत वायु या हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती हैं? अरावली, विंध्याचल, अन्नामलई या हिमालय? तो क्या पूछ रहा है, कौन सा पर्वत शीत ऋतु में, है ना, मध्य एशिया, तो मध्य एशिया को बांटने वाला कौन है? भारत का सबसे उत्तरी भाग में जो पहाड़ सबसे ऊंचा है वो है हिमालय। यही रोकता है मध्य एशिया से आने वाला शीत की वायु को, जिसका परिणाम क्या हुआ है कि वो बर्फ का पहाड़ बन गया है हिमालय, है ना। चलिए, आज इस चैप्टर के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग किए। इसको एक दो बार जरूर देखिएगा। देखने से क्या होता है, देखिए, लाख पीडीएफ आप लोग मांगते हैं, पीडीएफ नोट्स मिल जाता है, लेकिन पीडीएफ पड़ा रह जाता है। और जैसे अखबार पढ़े हैं कभी, या किसी चित्र को या फिल्म को देखते हैं ना, तो फिल्म बरसों याद रह जाता है। वही फायदा होता है क्लास को देखने से। क्लास को देखने और सुनने की प्रक्रिया से हम लोगों को समझ भी आता है और क्वेश्चन बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रह जाता है। तो वीडियो क्लासेस या लाइव क्लासेस जो आप लोग करते हैं, टीचर सीधे आप लोग को पढ़ाता है, उसका आपके याद या मेमोरी से सीधा संबंध होता है। इसलिए पीडीएफ पड़ा रह जाता है फ़ोन पे, लैपटॉप पे आपका, है ना। लेकिन ये जो है, कभी भी चलते फिरते कान में हेडफोन लगा के अगर आप लोग सुन लेते हैं या हम लोग सुन लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग हैं। हर कोई अपने अपने स्तर का पढ़ाई पढ़ रहा है, ठीक है। तो वीडियो का बेनिफिट उठाइए और मिलते हैं फिर इसी तरीके के अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सीरीज इंटर ज्योग्राफी से दीजिए इजाज़त, है ना। पार्ट 2 हुआ ख़त्म। देखते हैं अगले क्लास में और जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए स्मॉल स्टेप्स एवरी डे के मंत्र के साथ कहते हैं अलविदा। थैंक यू।